ओके, सो फोर्थ नंबर पे क्या है हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू? क्या है? इंटरनल सिक्योरिटी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? एक्सटर्नल सिक्योरिटी। एक्सटर्नल सिक्योरिटी में कितने चैलेंजेस हैं हमें? 5 हैं भाई, याद आ रहे हैं ना? 5 हैं। तो अभी हम चलते हैं किसके ऊपर? इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर हमें कितने इश्यूज हैं? 4। कितने इश्यूज को फेस कर रहे हैं हम? 4 को। तो कौन कौन से? नंबर 1 पे क्या है? टेररिज्म। इंटरनल इशू है कि नहीं है? दूसरे नंबर पे है आपका वायोलेंट सब नेशनलिज्म, इंसर्जेंसी, है कि नहीं है? बीएलए वगैरह। और तीसरे नंबर पे कौन सा है आपका? एक्सट्रीमिज्म एंड सेक्टेरियनिज्म, है कि नहीं है इशू? और चौथे नंबर पे क्या है आपका? नारकोटिक्स एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, है ये जो चरसी ढोले बनते हैं आप लोग, ठीक है? तो इसके ऊपर तो 4 इश्यूज हैं इंटरनली, ठीक है? कितने इश्यूज हैं? और एक्सटर्नल इश्यूज कितने थे? इंटरनल इश्यूज कितने हैं? 4 हैं। अब इसको एक एक करके पढ़ते हैं कि इश्यूज कौन से हैं। ओके, सो नंबर 1 कौन सा है? टेररिज्म, है कि नहीं इंटरनल इशू? तो भाई टेररिज्म हमेशा आपके एनिमीज आपके खिलाफ यूज करते हैं, ऐसे ही है ना? और वो एनिमीज कौन से होते हैं? आपके हमेशा हॉस्टाइल एक्टर्स होते हैं। तो हॉस्टाइल एक्टर्स कौन है पाकिस्तान के? और अफगानिस्तान को आप नहीं कहेंगे, इंटेलिजेंस एजेंसीज कुछ हैं। और तीसरा कौन सा है? नहीं, आप तीसरा आप टीटीपी कह सकते हैं, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। समझ आ रही है? तो वो टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। उसके अंदर होता क्या है? उसके अंदर होता यह है कि आप उसके अंदर कौन से मीन यूज करते हैं? नॉन काइनेटिक। काइनेटिक कौन से मीन्स होते हैं? मिलिट्री, कन्वेंशनल मिलिट्री। तो टेररिज्म में मिलिट्री यूज होती है? कौन यूज होता है? नॉन काइनेटिक होता है ना, यानी कि उसके अंदर आप एक बंदे को पकड़ लें, उसको जैकेट पहना दें, खुद कश और जाके हमला करें। भाई टेररिज्म का बेसिक पर्पस क्या होता है? खौफ फैलाना, टेरर क्रिएट करना। तो टेरर आप मिलिट्री के साथ नहीं कर सकते, मिलिट्री में तो आपको रोक लिया जाएगा। तो इसलिए आप कौन से मीन यूज करते हैं हॉस्टाइल आपके खिलाफ? नॉन काइनेटिक। तो नॉन काइनेटिक क्या है? नॉन मिलिट्री। नॉन मिलिट्री क्या हो सकते हैं? आपका धमाका, ऐसे ही है, कत्लेआम, ब्लड, वायोलेंस, जिससे लोगों में टेरर फैले। कुछ क्लैरिटी हो रही है? तो ये मीन्स आपके खिलाफ यूज हो रहे हैं। तो टेररिज्म क्या है? हमेशा क्यों यूज होता है? हमेशा टेररिज्म इसलिए यूज होता है कि आप उस स्टेट को क्या करना चाहते हैं? डिस्टेबल करना चाहते हैं, इनस्टेबल करना चाहते हैं। उसके अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं तो उनको रोकना चाहते हैं। तो पाकिस्तान में फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा हो सकता है? सीपैक। तो टेररिज्म को पर्टिकुलरली फोकस किसके ऊपर किया जा रहा है? सीपैक के खिलाफ यूज किया जा रहा है, ताकि उसको रोका जाए। तो पाकिस्तान ऑलरेडी वल्नरेबल स्टेट के अंदर है। क्यों? बिकॉज ऑफ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है? पाकिस्तान को हुआ है। एंड वी आर स्टिल ऑन द टारगेट। तो प्रॉब्लम है हमारे लिए टेररिज्म। इज इट क्लियर? समझ आ रही है? तो पहला तो ये प्रॉब्लम है टेररिज्म। तो वो आपके यहाँ स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों यूज कर रहे हैं, बट मीन्स कौन से यूज किए जा रहे हैं? नॉन काइनेटिक मीन्स को यूज किया जा रहा है। कुछ कन्वेंशनल में कौन से मीन्स यूज होते हैं? काइनेटिक यूज होते हैं, मिलिट्री यूज होती है आपकी। तो पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम क्या है आपका इसी इंटरनल सिक्योरिटी में? वायोलेंट सब नेशनलिज्म्स। मीन्स मैंने इसको क्लियर करने के लिए क्या लिखा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, है कि नहीं है? है प्रॉब्लम? कौन सी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस? यस, ठीक है। नहीं, ये सब नेशनलिज्म के अंदर आएगी, ठीक है। सो आपके यहाँ डिफरेंट वायोलेंट सब नेशनल इंसर्जेंसीज चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, और सपोर्ट कौन कर रहे हैं उनको? इंडिया, यानी आपके एक्सटर्नल एनिमीज उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रही हैं, जैसे CIA हो गया, आपका जो है रॉ हो गया, NDS हो गया, मुसाद हो गया, ब्लैक वाटर हो गया। तो ये इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो इनको सपोर्ट करती हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, ठीक है। देखें ना, टेररिज्म और सब नेशनलिस्ट में डिफरेंस क्या होता है? टेररिज्म हमेशा उसका कोई पर्पस नहीं होगा, पर्पस एक होगा, क्या होगा? टेरर।
जब सब नेशनल्स के पास जाएंगे उनकी आइडियोलॉजी होगी अपनी, उनके पीछे रैशनल होगी पूरी। और मैंने पहले रैशनल बताया क्या होगी, हमारे साथ तो क्या हो रहा है, जुल्म हो रहा है, रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही, तो इसलिए ये हमारे दुश्मन है, हम इनको करेंगे। तो एक तो आप क्या ये हो रही, दूसरा क्या कि जो करंट सब वायलेंट नेशनलिज्म है वो पर्टिकुलरली किस इशू को एक्सप्लॉइट करती हैं, सोशो इकोनॉमिक इशूज, सोशो इकोनॉमिक, उसकी वजह से हम ये कर रहे हैं। ये उसको एक्सप्लॉइट तो उसको करती है ना भाई। देखे ना, अभी आपको पता नहीं है चाइनीज जो गाड़ी थी कराची यूनिवर्सिटी के बाहर, उसको किया गया था, और यहाँ पे आपका दासू के अंदर भी जो चाइनीज है उनको साइड पे किया गया था, मारा गया था। तो उसके अंदर क्या था आपका, वहां पे तो कंप्लीटली वो BLI से उसका ताल्लुक था। और जब उससे पूछोगे भी क्यों किया, तो उसने वो क्या कहना था उसमें, हम तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इन लोगों की भलाई चाह रहे थे। यानी हमारे साथ क्या हो रहा है, जुल्म हो रहा है, हमारे साथ रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही है, दैट्स वाई वी हैव टेकन क्या, वेपन्स, और हम अपना बदला लेके रहेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें, तो ये आपके यहाँ इशू है कि नहीं है, वायलेंट सब नेशनलिज्म है ना आपके इंटरनल इश्यूज के अंदर, इसको आप कैसे डील करेंगे। थर्ड इशू क्या है आपका, एक्सट्रीमिज्म एंड सेक्टेरियनिज्म। ये आप सारे गवाह हैं इस बात का, है कि नहीं है। तो पाकिस्तान में विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सट्रीमिज्म बहुत ही ज्यादा हो रहा है। कैसे हो रहा है कि पाकिस्तान पहली बात तो एक डाइवर्स नेशन है, जहां पे डिफरेंट एथनिक, पॉलीएथनिक स्टेट है ना, हम डिफरेंट एथनिसिटीज रहती हैं, डिफरेंट आइडेंटिटीज रहती हैं, डिफरेंट सेक्ट्स रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं ना पाकिस्तान के अंदर, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं। तो जो एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन है वो किस बेस पे हो रही है, वो एक तो होती है एथनिसिटी के बेस पे, और दूसरा उसका क्या होता है, रिलीजन बेस के ऊपर, कि एक पर्टिकुलर सेक्ट क्या कहता है कि वी आर राइट एंड अदर्स आर रॉन्ग। को समझ आ रही है। तो जिससे आपका एक्सट्रीमिज्म और सेक्टर, एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, इंतहा, इंतहा एक्सट्रीम मतलब के आई एम राइट एंड अदर्स आर रॉन्ग, सिर्फ मैं ठीक हूं। और देखे ना, यहां तक तो मसला खत्म हो जाता है ना, भाई आप ठीक हो, मान लिया, बस बात खत्म। वो कहते हैं नहीं, क्योंकि दूसरे गलत हैं मैं उनको ठीक करूंगा। अच्छा ठीक है, भी तुम ठीक कर लो बात करके, नहीं, हथियारों के साथ करूंगा, फोर्स के साथ करूंगा। ठीक है, ये जो आपकी मेंटेलिटी आती है ये आपकी एक्सट्रीमिज्म और सेक्टेरियनिज्म के अंदर आती है। कुछ क्लैरिटी हो रही है यहां तक। तो ये हमारी सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, रेडिकलाइजेशन और ये सारी चीजें। तो एक्सप्लॉयटेशन किस बेस पे होती है, इस चीज के ऊपर मैनिपुलेशन क्या होती है, आपके रिलीजियस और सेक्टेरियन बेसिस के अंदर होती है। कहते हैं कि भाई हमारा सेक्ट ठीक है, दूसरा सेक्ट गलत है, ये काफर है, वो काफर है, इधर उधर सारी बातें। कुछ क्लैरिटी हो रही है। तो जिसमें हमें एक्सट्रीमिज्म और सेक्टेरियनिज्म पाकिस्तान में हमेशा बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी कुछ क्लैरिटी हो रही है इसमें। तो रिसेंट इवेंट्स भी हुए हैं बहुत ज्यादा। गॉट इट? हाँ ठीक है। तीसरा हमें एक्सटर्नल चैलेंज कौन है, चौथा नारकोटिक्स एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा है। कैसे कि आपका जो रीजन है ये ड्रग में बड़ा मशहूर रहा है। पर्टिकुलरली जब आप अफगान वॉर में थे तो अफगानिस्तान में ये ओपीएम वगैरह इसका पूरा फसल उगता है, तो उससे चीज़ें बड़ी ट्रांसफ़र होती थी। तो जब ये हम वॉर ऑन टेरर हमने स्टार्ट की थी 1980s के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर बाकायदा वहाँ से चीज़ें स्मगल होकर यहाँ पे आती थी। एक तो क्लेशनकोफ कल्चर आया था, उसके साथ साथ ड्रग कल्चर भी डेवलप हुआ था यहाँ पे। तो ये रीजन बड़ा मशहूर है, बड़ा बदनाम ज़माना है इस मामले के ऊपर। तो यहाँ पे ज़्यादातर क्या होती है, नार्को ट्रैफिकिंग होती है, जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टैंडिंग के तौर पे बड़ा मसला देती है। नार्को ट्रैफिकिंग का मतलब क्या है कि जो आपकी नार्कोटिक्स है वो ट्रांसफर होकर आते ट्रांस बॉर्डर लेवल पे, यानी अफगानिस्तान से कहाँ पे आ गई, पाकिस्तान पे। तो दुनिया में पाकिस्तान का इमेज क्या जाता है कि भाई यहाँ पे रहने वाले तो सारे चरसी डोले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो नार्कोटिक्स का बिजनेस होता है। तो एक तो आपका इंटरनेशनल स्टैंडिंग पे आपका मसला होता है, हो रहा है। दूसरा क्या होता है, इसका इंटरनली भी होता है। क्यों? क्योंकि जो सप्लाई ऑफ ड्रग्स है, ये सब्सटेंसेस हैं, ये पर्टिकुलरली आपके यंग जनरेशन को नुकसान दे रही हैं। और मैंने आपको लेक्चर बताया था यूथ के ऊपर, तो पाकिस्तान के अंदर 63 to 5% कौन है, यंग जनरेशन है। और रीजन का सबसे दी यंगेस्ट रीजन कौन से हैं दुनिया में, पाकिस्तान में हम हैं। तो आपका यही जो यूथ है ये आपके यहाँ ब्लेसिंग भी हो सकता है और कर्स भी हो सकता है। आप इसको एनिमी
अगर इसको कर्ज आपके लिए बनाना चाहे तो उसके पास एक ही तरीका हो सकता है, दो हो सकते हैं। नंबर 1 क्या है कि आपके यूथ को रेडिकलाइज कर दे। अगर रेडिकलाइज नहीं हो रहा, सियाना है आपका यूथ, तो दूसरा रीजन उसका एक ही है कि आप ड्रग सप्लाई करो और उन यूथ को किस तरफ लेके आ जाओ, ड्रग की तरफ एडिक्ट करो जाके, ताकि वो उस चीज पे सोच ही ना सके। और ये आप इसको मजाक में ले रहे हैं, रिसेंटली इस पे स्टडीज हुई हैं कि पाकिस्तान में और पर्टिकुलरली इस्लामाबाद के अंदर जो यहाँ का यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला यूथ है वो बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्टेड हो चुका है। तो यहाँ पे डिफरेंट जो आपके ड्रग्स हैं वो यूज़ की जा रही हैं, पता नहीं कोई आइस है और आपकी ये एक तो ड्रग नॉर्मल होती है, तो आपके यंग जनरेशन के लिए बड़ा नुकसानदेह है। समझ आ रही है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का आपकी पॉलिटिक्स और बिजनेस के साथ और वायोलेंस के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। कैसे? जो आपके मेट्रोपोलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किसे कहते हैं? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स होते हैं जहां 2 से 3 सेक्टर्स का क्या होता है, नेक्सस होता है। पॉलिटिक्स होगा, इकोनॉमिस्ट होंगे, बिजनेसमैन होंगे, ये दोनों नेक्सस बना लेंगे। वो कहेंगे कि भाई हाँ उसका होगा क्या, वो कहेंगे भाई ये फिला आपका जो है बिजनेसमैन है, ये मेरे नुकसान में है, तो मिलके क्या करेंगे, उसको उठवा लेंगे। कुछ क्लैरिटी हो रही है? तो ये आपका मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है। पर्टिकुलरली ये कहां पे होता है? कराची में। कराची में बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जाहिर बात है चौके इशू है, तो इसको क्या करने की जरूरत है, रिजॉल्व करने की जरूरत है। तो सजेशन इसको जब भी लेके जाएंगे किस बेस पे लेके जाएंगे, इन्हीं 7 बेसिस के ऊपर लेके जाएंगे। ये बार बार 7 क्यों लेके आ रहा हूं हर मसले के ऊपर, ताकि आपको रिटेन हो जाए चीजें, कि आप हर चीज का एनालिसिस इस पोर्शन के ऊपर करें। सबसे पहला क्या है कि हमें किस चीज को डील करने की जरूरत है, सिक्योरिंग पाकिस्तान इंटरनली। तो इंटरनली हम पाकिस्तान को कैसे सिक्योर कर सकते हैं? हाँ भाई, कैसे सिक्योर कर सकते हैं हम पाकिस्तान को? सबसे पहली चीज है कि आप रिट ऑफ द स्टेट को बिल्डअप करें। रिट ऑफ द स्टेट, रिट किसे कहते हैं? पावर ऑफ द स्टेट, अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। लोग स्टेट के पावर से डरें, पर यहां पे तो कोई लेफ्ट ही नहीं कराता। समझ आ रही है? तो रिट ऑफ द स्टेट को मेंटेन करने की जरूरत है, यानी जब भी कोई ऐसा काम करे तो अगले को पता हो कि मुझे स्टेट पकड़ लेगी, इस डर से, इस डेटरेंस से वो कोई काम ना करे। तो पहले रेट ऑफ द स्टेट को मेंटेन करने की जरूरत है। दूसरा किसकी है कि आप कंबैट करें टेररिज्म को, सब वायोलेंस, नेशनलिज्म को, एक्सट्रीमिज्म को, सेक्टरिज्म को और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को। तो ये आपका क्या होना चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप जब भी अपनी नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी बना रहे हैं तो आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, यही चीजें होनी चाहिए। क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी? टेररिज्म को कंबैट करना, वायलेंट सबनेशनिज्म को करना, एक्सट्रीमिज्म को, सेक्टरिज्म को, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को। जब आपकी ये प्रायोरिटी नहीं है तो ये मसले हल होंगे नहीं। जब आपकी प्रायोरिटी यही हो कि नया लॉ बनाना है, इस लॉ को कैसे खत्म करना है, तो मुझे बताएं आपकी कहां पे प्रायोरिटी रह जाती है? तो आपकी प्रायोरिटी का होना लाजमी है। और फिर क्या है कि पाकिस्तान को ये इंश्योर करने की जरूरत है कि हमारी जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, हमारा जो बिजनेस है, इन्वेस्टर्स हैं और जो आपके विजिटर्स हैं, उनको सिक्योर करने की जरूरत है। यानी कि आप उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। और ये सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड हो सकती है? रेट ऑफ द स्टेट। वेरी गुड भाई। मैंने आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स नहीं पढ़ाए थे? मैंने क्या बताया था कि इन्वेस्टर क्यों नहीं आता पाकिस्तान में? ठीक है, और तो बहुत ज्यादा इशूज है। एक सबसे बड़ा इशू क्या है? सिक्योरिटी नहीं है। उसको पता है जाऊंगा यहाँ पे गोली आएगी, साथ में पर्चा होगा कि इतना भत्ता पहुंचाओ वरना इंतजार करो इस मामले पे, या तो ऑर्गेनाइज क्राइम में उसको उठवा लिया जाता है। कुछ क्लियर हो रहा है? तो ये प्रायोरिटी बनाने की जरूरत है, फिर ही आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्लियर हो रही है चीजें? तो पहली तो ये हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है? आपका होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है इन मसाइल को डील करने के लिए। जब होलिस्टिक की बात करते हैं तो क्या आ जाता है अंदर? होल गवर्नमेंट अप्रोच। यानी क्या करना है, हमने 4 किस्म के तरीके यूज करें इससे बचने के लिए। पहला तरीका क्या है कि आप सेपरेट कर दें रिकंसेबल्स को विद इनरिकंसेबल्स। रिकंसिलेशन किसे कहते हैं? नेगोशिएशंस। पहले तो ये डिवाइड कर दो ना, सेग्रीगेट कर दो, इसके साथ मुज़ाकरात करने हैं
और इसके साथ मुज़ाकरात नहीं करने। पहले तो ये डिसाइड कर लो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबके साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि आप जिनके साथ नहीं करने चाहिए कर रहे हैं और जिनके साथ करने चाहिए आप नहीं कर रहे। ठीक है, तो होता क्या है, आपको रिकंसिबल्स को इर्रिकंसिबल्स को क्या करना होगा, सेपरेट करने की जरूरत है, तो उसको उसके अकॉर्डिंगली लेके जाने की जरूरत है। दूसरा क्या है आपका, कटिंग ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर कुछ सब वायलेंट नेशनलिज्म के अंदर रिक्रूटमेंट हो रही है, सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट हो रही है, तो उसको क्या करो, पहला काम क्या होना चाहिए, कट ऑफ, कि उनको रोक दो, रिक्रूटमेंट ना करें ज्यादा। किसका काम है रोकना, गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम है रोकना। अगर आप रिक्रूटमेंट को नहीं रोक रहे तो आप कैसे काम करोगे आगे, लोग तो धड़ाधड़ उसको ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन करेंगे तो मजबूत होती जाएगी। तो दूसरा काम क्या होना चाहिए, कट ऑफ रिक्रूटमेंट, के लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको रोक लो। तीसरा क्या होना चाहिए आपका, कंटेनिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेस। वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जो काम कर रही हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनका फाइनेंस भी तो आ रहा है ना कहीं से, तो इतना पैसा कहां से लेके आ रही हैं। तो तीसरा, उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज को क्या करने की जरूरत है, कंटेन करने की जरूरत है, रोक लो। उनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज कहां से आ रहे हैं, बंद कर दो, काफी मसले हल हो जाएंगे। और चौथा क्या हो सकता है, चौथा आप टारगेटेड सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज दो। भाई कुछ तो वाकई ही मसाइल का शिकार होंगे ना, कुछ के तो जेन्युइन इश्यूज हैं ना, तो हमें स्टेट की किस चीज की जरूरत है, टारगेटेड सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज, कि भाई ये देखें ये वाकई शरीफ थे, वाकई ये हालात ने इनको मजबूर किया है, यहां पे वो पॉलिसीज दी जाएं ताकि ये मार्जिनलाइज से उठ के कहां पे आ जाएं, मिडिल क्लास के अंदर आ जाएं। तो चौथा इसकी जरूरत है। कुछ क्लियर हो रहा है, देखिए कितनी शानदार सजेशंस हैं, तो आप इन मसाइल को हल कर सकते हो। कुछ क्लियर हो रहा है, तो इससे आप होलिस्टिक अप्रोच है ये आप यूज कर सकते हो। और आपका थर्ड नंबर पे क्या आता है, बिल्डिंग यूनाइटेड नैरेटिव। हो सकता है कि नहीं, कैसे हो सकता है भाई, आप यूनाइटेड नैरेटिव तब बना सकते हो जनाब आला, जब आप हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से लोगों को लें और लोगों के साथ मिलें, आप टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ एक यूनाइटेड नैरेटिव सेटअप करो। नहीं समझ आई, पाकिस्तान के अंदर इल्जाम लगता है ना कि भाई पाकिस्तान में एक फिला सेक्ट है उसको ज्यादा प्रायोरिटी है, फिला को नहीं है, ऐसा ही है। और जो आपका सेक्टरिज्म के लोग हैं वो भी तो अपने दलील लेके आते हैं ना, लेके आते हैं कि नहीं लेके आते हैं। तो आप उलमा को मिलाओ अपने साथ, क्या ख्याल है, आप डिफरेंट जो आपकी पीरों की दरगाहें, मिस्टिक सूफीज हैं, उनके सरादा नशीन्स को मिलाएं, आप कुछ इंटेलेक्चुअल्स को मिलाएं, आप इन्फ्लुएंशियल लोगों को मिलाएं और एक कलेक्टिव नैरेटिव बनाएं कि ये चीजें हराम है, ये चीजें खतरनाक है, ये नहीं होनी चाहिए। तो लोगों को इससे क्या होगा, लोगों को इससे पता चल जाएगा कि ये चीज वाकई गलत है। फॉर एग्जाम्पल भाई एक बंदा है, वो एक सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ज्वाइन करता है, वो इसलिए ज्वाइन करता है क्योंकि उसको बताया जाता है कि ये चीज ठीक है, ये गलत है, इस पे नहीं आओगे तो मर जाओगे, या ये जन्नत में चले जाओगे, सारी चीजें ये चीज बताई जाती है ना। तो अगर हमारे उल्मा मिल जाएं, स्टेट उनको ताउन करे, हम एक यूनाइटेड नैरेटिव सेटअप कर लें कि भाई इन ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करना गलत है, इस्लाम के मनाफी है, अब इनको नहीं करें, तो एक कलेक्टिव नैरेटिव आ जाएगा आपके पास। तो स्टेट को कलेक्टिव नैरेटिव को बिल्डअप करने की जरूरत है, वरना तो हर उल्मा अपनी अपनी बात करता रहता है, आपके पास तो नैरेटिव है ही नहीं। कुछ क्लैरिटी हो रही है, समझ आ रही है, तो नैरेटिव को बिल्डअप करने की जरूरत है थर्ड नंबर पे। एंड फोर्थ पे क्या है, रूल ऑफ, जरूरी है कि नहीं है, सबसे पहली कंडीशन है आपकी रूल ऑफ लॉ की। जब आपके यहां रूल ऑफ लॉ होगा तो आप काफी ज्यादा मसाइल को खत्म कर सकते हैं। यानी इसके अंदर किस चीज की जरूरत है आपको, एक इंडिपेंडेंट, स्पीडी, सिटीजन फोकस जस्टिस सिस्टम की जरूरत है, जो कि पाकिस्तान में नहीं है। रेट ऑफ स्टेट होलिस्टिक टर्म है, ठीक है। तो क्या है, आपका रूल ऑफ लॉ की जरूरत है, जो कि पाकिस्तान में नहीं है। हमारा जुडिशियल सिस्टम तो बड़ा खतरनाक है, पर्टिकुलर हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है कि नहीं है। वकील बैठे होंगे यहाँ पे, वो अगला दिन के नहीं है, मैं न्यूज़ सुन रहा था, आई डोंट नो वो रियल में थी या फेक थी। KPK से एक बंदा था, मेरे ख्याल में 18 साल तक वो लड़ता रहा है,
सुप्रीम कोर्ट में अगला दिन उनको हफ्ता हुआ है, उसको न्यूज मिली है कि भाई तुम्हारे हक में केस आ गया है, उसने वो सुना है, मर गया है, हार्ट अटैक हुआ है उसको। समझ आ रही है? तो खुशी है या गमी है? खुशी है या गमी है? बात 18 साल की हो रही है। समझ आ रही है? 18 साल एक केस के ऊपर वो लड़का रहा है। पाकिस्तान के अंदर काफी मिसालें हैं। यानी कि क्या है कि आप एक बंदे पे जिसने वो की ही नहीं है उस पर सजा लग गई है कि भाई तुम करो, और जेल में टेररिज्म का केस है आपके ऊपर, और जो एक्चुअल टेररिस्ट हैं वो तो घूम रहे हैं। तो ये क्या है? ये ड्यूल स्टैंडर्ड है, यानी कि रूल ऑफ लॉ लैग कर रहा है। जब रूल ऑफ लॉ लैग करता है ना, तो फिर आपके ताकतवर को मौका मिल जाता है कुछ भी करने का, जिससे आपका पूरा सोसाइटी का फैब्रिक ही तब्दील हो जाता है और वो थ्रेट में आ जाता है। कुछ क्लैरिटी हो रही है? ये तरीके हैं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो पाकिस्तान के जो इंटरनल इश्यूज हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? रिजॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये आपका चौथा इशू था पाकिस्तान का।